हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था। आज उसी के बेस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो हम लोग जो फार्मूला जो ड्राइव किए थे, फार्मूला जो रिजल्ट आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो वैल्यू आया था F इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू कितना है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K का वैल्यू हम लोग पता है, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। R तुम्हारा क्या था? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। और Q1 Q2 इसका क्या था? चार्ज। उसी के बेस पे हम लोग आगे दो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे हैं। Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों का बीच का सेपरेशन या 1 मीटर। हमको निकालना फाइंड मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन देम। तो दो चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, तो कितना मिनिमम फोर्स हम लोग इसको बना सकते हैं? ये दोनों के बीच में मिनिमम से मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, Q1 Q2 का वैल्यू हमको नहीं पता। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई 1 का स्क्वायर। तो फोर्स मिनिमम के लिए Q1 Q2 का वैल्यू कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो Q1 का मिनिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं? Q1 का मिनिमम वैल्यू कितना कर सकते हैं? तो Q1 तुम्हारा क्या? चार्ज। तो मिनिमम चार्ज कितना होता है? तो मिनिमम चार्ज हम निकालते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तुम्हारा क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और इसका वैल्यू हम निकालते हैं कितना? 1.6 इंटू 10 पर कितना? -90 कूलम। ये मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं। जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे तो Q1 Q2 का वैल्यू हम लोग ऑलवेज कैसा लेना है? पॉजिटिव कंसीडर करना है, साइन इसमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग साइन ऐसा नहीं कि फोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे Q1 का वैल्यू जो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करना? पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करना है। नेगेटिव साइन तुम्हारा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तुम्हारा कितना होगा? तो Q1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1.6 इंटू 10 -90 कूलम। सिमिलरली तुम्हारा Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10 -90 कूलम। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो F मिनिमम जो वैल्यू आएगा, मिनिमम फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, 1.6 इंटू 10 -90 का होल स्क्वायर बाई 1। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा तुम्हारा कैसा होगा? मिनिमम फोर्स। तो दो चार्ज के बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम लिखें। ए चार्ज Q is to be divided on two objects. Find force between object can be maximum. हम लोग मान लें कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे चार्ज कितना दिया? Q। तो हमको निकालना है कि Q इसको कितना पार्ट है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि फोर्स मेरा कैसा हो? मैक्सिमम। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज पे था, इसको हम लोग क्या किया? ब्रेक किए। तो ब्रेक किए तो 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। 2 पार्ट को कुछ सेपरेशन में हम लोग रखेंगे। तो मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज कितना था? Q। तो Q में को ब्रेक किए, तो इस पे चार्ज कितना हो गया? Q माइनस Q। और इस पे चार्ज कितना होगा? Q, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था? Q। मान लीजिए इसको हम ब्रेक किए, तो इस पे चार्ज कितना रिमेनिंग हो गया? Q माइनस Q, क्योंकि Q चार्ज तो ब्रेक करके इधर चला गया। मान लेते हैं दोनों का बीच का सेपरेशन हम लोग कितना दे देंगे?
हमको निकाला कि Q का कितना, ये Q का कितना वैल्यू होगा कि फोर्स तुम्हारा कैसा होगा मैक्सिमम। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला K Q1 का वैल्यू कितना, Q माइनस Q इंटू Q बाई डी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना लिख सकते हैं, K Q माइनस Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू K Q बाई डी स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो वो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट। फॉर मैक्सिमम के लिए क्या, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो डीएफ हो गया, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, क्यू। तो फॉर मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डीएफ बाई डी क्यू, और इसका वैल्यू को हम लोग कितना करेंगे, 0। तो इससे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, df बाई डी क्यू, फोर्स वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल है, क्यू। तो मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमम बोलेंगे वो df ऊपर में रहे, और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा वेरिएबल कौन सा है, तो k कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट, d भी तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, q के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका वैल्यू को नहीं पता। तो df बाई डी क्यू इसको करेंगे तो इसका वैल्यू कितना, k q अपॉन डी स्क्वायर, कैसा है, कांस्टेंट। के क्यू बाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, तो वहां पे डी क्यू बाई डी क्यू माइनस इसमें तुम्हारा के अपॉन डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी क्यू स्क्वायर बाई कितना लिखेंगे, डी क्यू। तो डी एफ बाई डी क्यू, डी क्यू बाई डी क्यू कितना होगा, 1। तो के क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के बाई डी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर dx स्क्वायर बाई dx। इसका डिफरेंशियल कितना होता है, एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी क्यू, एन का वैल्यू कितना, 2। हम लिखते हैं एन एक्स एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 2। एक्स की जगह कितना है, क्यू, 2 माइनस 1। तो df बाई डी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस के बाई डी स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना आ गया, 2। अब फॉर मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होता है, डी एफ और डी क्यू का वैल्यू कितना करेंगे, 0। फॉर मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू के क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस 2 के क्यू बाई डी स्क्वायर। अब इसमें 0 इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्यू माइनस 2q। अब इसका वैल्यू निकालें, q माइनस 2q इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो q का वैल्यू कितना आ गया, q बाई 2। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए q चार्ज को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि q चार्ज को ब्रेक करेंगे तो दो चार्ज हम लोग कितना लिखेंगे, q बाई 2 और q बाई 2, दोनों चार्ज को हाफ हाफ रखेंगे, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा तुम्हारा कैसा होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होगा कि दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, दोनों को इक्वली चार्ज में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एवरेज डिस्टेंस
द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल प्रोटॉन in the hydrogen atom hydrogen atom 5.3 into 10 power minus 11 meter. Find ratio of magnitude of force. Find ratio of magnitude of force, ratio of magnitude of electrostatics force नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निकाला द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन आइटम 5.3 into 10 power minus 11 meter. Find ratio और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. हमको निकालना है कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है. मान लेते हैं कि हाइड्रोजन आइटम में सेंटर में तुम्हारा कैसा प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. दोनों का बीच का सेपरेशन दिया हुआ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ए प्रोटॉन्स ए इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है ऐसा रिवॉल्व कर रहा है. तो ए डिस्टेंस दिया हुआ है, आर का वैल्यू 5.3 into 10 power minus 11 मीटर. ये गिवन है. हमको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है. मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो 1.6 into 10 power minus 27 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 power minus 27 kg. मास ऑन इलेक्ट्रॉन्स 9.1 into 10 power minus 31 kg. इस पे चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे कितना होगा, चार्ज इसको मानते Q1 मान लेते हैं. इसका वैल्यू कितना 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. और इस पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होगा 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. अब ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लग रहा है. ये दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में तुम्हारा कैसा हुआ अट्रैक्शन, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें क्या हो रहा है अट्रैक्शन. अब हम लोग देखना है कि दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है और दोनों क्या निकालना रेशियो. तो पहले वो निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालेंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाले तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. K का वैल्यू को गिवन है, K का वैल्यू हमको पता है 9 into 10 पर कितना होता है 9, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का ऐसा सेम, तो कितना लिखेंगे 1.6 into 10 पर माइनस 19 का होल स्क्वायर. R का वैल्यू दिया 5.3 into 10 पर माइनस 11 का होल स्क्वायर. इसको हम लोग सोल्व करते हैं. इसको लोग सोल्व करने पे तुम्हारा जो रिजल्ट आता है 8.2 into 10 पर माइनस 8 न्यूटन. इसको सोल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ रहा है, हम लोग कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 8.2 into 10 पर माइनस 8 न्यूटन. ये तुम्हारा कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले
तो इतना 8.2 × 10⁻8। अब हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण फोर्स कितना लगा, तो F ग्रेविटेशनल निकाल रहा है, तो G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कितना हो r², तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी G का वैल्यू कितना था 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, और R का जो वैल्यू दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11 इसका होल स्क्वायर। अब यहां से एक ग्रेविटेशनल निकालते हैं, ग्रेविटी का जो फोर्स है इसका वैल्यू आ रहा है 3.6 10⁻47। अब हम लोग दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये तुम्हारा कैसा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और F ग्रेविटेशनल, तो 8.2 × 10⁻8 और 3.6 × 10⁻47। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 8.2 × 3.6 × 10 पर कितना माइनस प्लस, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 39। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज फैक्टर ऑफ 10 पर 39, इतना टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज 10 पर 39 times more than gravitational force। तो इससे हम लोग समझ में आता है जो ग्रेविटी का फोर्स होता है काफी वीक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो दो चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि मोर देन 2 चार्जेस होंगे और नेट फोर्स निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो जिनको वेक्टर आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको वेक्टर का नॉलेज नहीं है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा मैं वेक्टर का नॉलेज यहाँ पे देता हूँ। मान लें 2 वेक्टर का एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये थीटा। हमको ये दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो हम लोग ये जानते हैं 11 में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, इसको क्या बोलते हैं, हेड। इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का टेल है। तो जब भी दो वेक्टर का एडिशन करना रहे तो दोनों वेक्टर का टेल, मान लीजिए एक वेक्टर इसके टेल को रख दें, इस वेक्टर को उठाएंगे और इसके टेल पे रख देंगे। तो
तो ये एंगल कितना होगा थीटा। और इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं और इससे मिलाते हैं। ए तुम्हारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर को जब भी एडिशन करना है तो हम लोग एक वेक्टर को ओरिजेंटल रखेंगे, दूसरे वेक्टर को इसको उठाएंगे और इसके टेल को हम लोग रख देंगे। अभी उस तरह से पैरेललोग्राम बन गया और इस पॉइंट से ये तुम्हारा जो वेक्टर बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे निकालते हैं? हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं 11th में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर विथ टेल्स। टेल्स के साथ जो एंगल होगा वो तुम्हारा थीटा है। तो ये तो निकल गया क्या मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने के लिए मान लें कि एंगल ये लेंगे अल्फा। जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसका डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देख रहे हैं कि tan अल्फा का जो वैल्यू होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड देगा, ये तुम्हारा क्या है डायरेक्शन। यहां पे तुम्हारा अल्फा इज एंगल विथ वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है। तो दो वेक्टर के रिजल्ट हम लोग कैसे निकालें? दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना, दोनों को टेल को एक साथ रखना है और एंगल कितना थीटा है। डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर भी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और ये तुम्हारा क्या हो डायरेक्शन। इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करवाता है। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दूसरा वेक्टर बी है, इसका वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन और एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। टू वेक्टर, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो जब भी रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक वेक्टर का टेल तो ये, दूसरे वेक्टर का टेल यहां पे। तो हम लोग क्या बोले कि फर्स्ट वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल पे ऑलरेडी है, ये 5 न्यूटन। इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर पे रखेंगे और एंगल कितना हो गया 37। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आ गया 37 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू को पता चले कितना 37 डिग्री। ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 10। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर में 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 37। ये तुम्हारा कितना वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस 100 प्लस 100 cos 37। cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5। तो 25
5 प्लस 100 प्लस 80, ये तुम्हारा इतना न्यूटन फोर्स। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 वेक्टर होगा तब क्या करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारा हो गया एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट हमको इस फॉर्मूला को यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वेक्टर। Addition of 2 and more than 2 वेक्टर। मान लीजिए 2 वेक्टर के लिए तो वैलिड है, 2 से ज्यादा भी हो उसके लिए वैलिड है। मान लेते हैं डायरेक्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर एक कोई वेक्टर है, इसका वैल्यू 4 न्यूटन। दूसरा वेक्टर हम लोग यहां से ले रहे हैं, ये 5 न्यूटन। फिर थर्ड वेक्टर ले रहे हैं, ये भी तुम्हारा 5 न्यूटन। मान लेते हैं इसके लिए एंगल गिवन है, एंगल दिया 30 मतलब 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है 5 न्यूटन, फिर इधर 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट वैल्यू तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो हम लोग क्या करना कि जितने भी सारे इस वेक्टर का टेल यहां पे, इस वेक्टर का टेल यहां पे और इस वेक्टर का टेल यहां, 3 वेक्टर्स हैं। तो पहले लोग क्या करेंगे, एक हमारा एक्स एक्सिस माइनस एक्स वाई माइनस। हम लोग क्या करना, फर्स्ट वेक्टर को उठाएं, इस वेक्टर को उठाएं और इसको, इसका टेल को कहां पे रखना, ओरिजिन पे। इस वेक्टर को टेल को ओरिजिन से रखें तो ये वेक्टर ऐसा होगा। ये 4 न्यूटन। दूसरे वेक्टर का एजिटी उठाना है, यहां से उठाना है और इस पे रखना है, इसके ओरिजिन पे। तो ऐसे हो 5 न्यूटन और एंगल कितना बनाना, 30। इस वेक्टर को उठाना, इसका टेल को ओरिजिन पे रखेंगे तो टेल यही तुम्हारा जहां पे दिक्कत हो रहा है तो इसको ओरिजिन बना लो ऐसा। तो इस क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा है तो ये तुम्हारा ऐसा होगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, 5 है, ये 37। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 4, तो ये भी कितना हो गया 3। तो ये 37, तो ये तुम्हारा कितना 53 डिग्री, ये 53 होगा तो फिर कितना होगा 37 53, ये 50 ये 37, ये तुम्हारा कितना है 53। ये 37 डिग्री है तो एंगल तुम्हारा कितना हो 53। ये तुम्हारा 53 है तो ये कितना हो 37, तो फिर कितना हो 53 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल कितना बना रही है 53। तो पहले ये 3 वेक्टर इसको ना इस टाइप से रिजोल्व कर लिए। इस टाइप से हम सबका टेल को कहां पे रखना, ओरिजिन पे। सबका टेल को ओरिजिन पे रखें और इस टाइप से वेक्टर, ये मान लो फर्स्ट वेक्टर, ये तुम्हारा सेकेंड है, थर्ड स्टेप से बनेगा। अब इसको हम रिजोल्व करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि टोटल एक्स कंपोनेंट, टोटल एक्स कंपोनेंट कितना होगा
टोटल एक्स कंपोनेंट, तो ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, तो इसका कितना होगा 4 न्यूटन, प्लस ये एक्सिस पे नहीं है, इसको किस में रिजोल्व करना है, एक्स में करना है, तो कितना 5 cos 37, ये तुम्हारा कितना रहे 5 cos 37, इसको इस पे रिजोल्व करेंगे तो ये भी तुम्हारा कितना 5 cos 53, 4 into 5 cos 37, cos 37 कितना होगा 4/5, 5 cos 53 कितना होगा 3/5, तो 4 plus 3 कितना आ गया 8 plus 3 11 न्यूटन। मतलब कि सारे वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है 11 न्यूटन का। सिमिलरली हम टोटल वाई कंपोनेंट निकालते हैं, टोटल y कंपोनेंट निकालें तो ये y एक्सिस में इसका वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ऑलरेडी किस पे x एक्सिस पे, तो इसका y कंपोनेंट कितना है 0। इसका y कंपोनेंट निकालेंगे तो y कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा 5 cos 37, 5 sin 37, 5 sin 37, क्योंकि इसको ऐसे रिजोल्व करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसका निकालेंगे, किसका किधर आएगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आएगा तो कैसे साइन होगा -5 sin 53। y कंपोनेंट कैसे निकालना, इसका तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा, y कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा, इसका y कंपोनेंट किधर आएगा नीचे, तो ये तुम्हारा कितना है 5 sin 37, इसका कितना आ जाएगा 5 sin 53, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसलिए इसमें साइन कैसा लगेगा माइनस। तो टोटल y कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0 plus 5 sin 37 3/5 minus 5 cos 37 cos 53, cos 53 निकाले तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 - 4, मतलब कितना -1 मीटर। तो ये तीन वेक्टर है, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या करें दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। अब यहां से जो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x डायरेक्शन में कितना आ गया, x डायरेक्शन में टोटल कितना आ गया 11 न्यूटन, y डायरेक्शन में कितना आ गया -1, -1 किधर आएगा डाउनवर्ड 1 मीटर, तो दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फार्मूला कितना a² + b² + 2ab cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना 90, तो cos 90 कितना है 0। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर, टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ गया टोटल x कंपोनेंट 11 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 121 + 1 122। तो मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन को ऐसे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा = टोटल y कंपोनेंट बाय टोटल x कंपोनेंट। तो टोटल y कंपोनेंट तुम्हारा कितना है 11, टोटल y कंपोनेंट कितना 1, टोटल x कंपोनेंट कितना 11। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/11, और ये तुम्हारा, तो अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे
tan इनवर्स 1/11। ये तुम्हारा डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कुछ इस टाइप से जाएगा, ये तुम्हारा। तो इस टाइप से मोर देन 2 वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब इसी के बेस पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके वर्टिसेस पे हम लोग इक्वल चार्ज रखते हैं। यहां पे भी चार्ज Q Q Q। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 चार्ज प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको निकालना फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी वन ऑफ वर्टिसेस। हमको क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ वर्टिसेस। कोई भी एक वर्टिसेस पे हमको निकालना है कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं इस पे हम लोग निकालते हैं, तो ए चार्ज पॉजिटिव है, ए बी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ए चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसको रिपेल किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, राइट। और इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए चार्ज इसको क्योंकि निकालना फोर्स इस पे, तो ए चार्ज इसको क्या कर रहा हो, रिपेल कर रहा हो। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। इसका भी फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना ए, तो हम लोग कितना लेंगे, ए स्क्वायर। ये एंगल कितना है, 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी एंगल कितना होगा, 60। अब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। दोनों फोर्स का वैल्यू कैसा है, सेम। तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला जस्ट पढ़े, 2 वेक्टर का एडिशन डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एफ नेट निकाले तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60। दोनों का टेल ऑलरेडी सेम पॉइंट पे है, तो वो क्या करेंगे, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ cos 60 डिग्री। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, √3 f। तो कितना आ गया, √3। f का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारा नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना, इस चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट सेम टाइप का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि तुम्हारा एक स्क्वायर है, 4 चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमको करना फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑफ वर्टिसेस। मान लीजिए इसमें डायरेक्शन पूछता, तो डायरेक्शन क्या होता, ये 2 वेक्टर है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रही है, दोनों का बीच का एंगल कितना, 60। तो एफ नेट तुम्हारा इस टाइप से, इसके किस पॉइंट से क्रॉस करता है, मिड पॉइंट से, एफ नेट, और एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। तो डायरेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग देख रहे हैं, कि कोई भी स्क्वायर है,
ये हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं और इसके वर्टिसेस पे हम लोग इक्वल चार्ज यहाँ पे हर एक वर्टिसेस पे चार्ज को हम लोग फिक्स कर दें, क्यू 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 एंड क्यू, और इसके साइड हम लोग कितना ले रहे हैं, हमको निकालना है फाइंड नेट फोर्स एनी वन ऑफ द वर्टिसेस। तो किसी एक वर्टिसेस पे एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, मान लेते हैं कि इसी चार्ज को हम निकालना है, किस पे नेट फोर्स निकालना है, इस पे, इस वाले चार्ज पे हमको एफ नेट निकालना। तो एक चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा, किधर रिपेल कर रहा होगा, राइट, तो इसको हम राइट है। और इसका जो फोर्स का वैल्यू होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, के Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा कितना, डाउनवर्ड, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ए चार्ज जो होगा इस कॉर्नर में चार्ज है और इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ए और ए वाला पार्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, √2a। तो इसका जो फोर्स होगा, इसका जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, √2a का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो कोई भी वेक्टर को ऐड करने के लिए सबका डायरेक्शन एक लाइन में लिखना पड़ेगा, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाई एक्सिस का दो, इसका कंपोनेंट इस पे निकालें, इसका कंपोनेंट इस पे निकालें, फिर क्या करेंगे कि रिजल्टेंट निकालेंगे टोटल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। या तो और इजी करना है, तो ये दोनों वेक्टर, इसका भी वैल्यू कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ इसी के लाइन पे आएगा, और इस ये दोनों का वैल्यू का रिजल्टेंट इस लाइन पे आएगा, तो सिंपली इसके साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर सिंपल एक ही डायरेक्शन में होगा तो सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करें, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारा एक वेक्टर ये है एफ और दूसरा वेक्टर किधर है, ए एंगल कितना 90 डिग्री, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर 2f स्क्वायर cos 90 कितना 0, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा √2f, और √2f का वैल्यू कितना k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब ये r वेक्टर किसके आगे, इसी लाइन पे आगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर दें, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट का जो वैल्यू आ गया के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, ये ऑलरेडी है, और इसका रिजल्टेंट प्लस क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर r, तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस √2k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसमें से के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कितना 1/2 प्लस √2, इतना न्यूटन का नेट फोर्स इस पे होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर हो 3 वेक्टर हो, इस टाइप से तुमको वेक्टर का नॉलेज है तो सिंपली तुमको वेक्टर आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कि इसमें से क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल क्या हो रहा है, फार्मूला यूज हो रहा है। मेन तो तुम्हारा क्या है, वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर आता है तो इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से तुम्हारा एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का उसको सोल्व कर लेना, फिर इसका हम आगे प्रॉब्लम करवाते हैं।